फिल्म स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बीच पर आए हुए होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ डांसिंग कर रहे होते हैं और कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी इन्हें अचानक से बड़ी सी और अजीब सी चीज़ मिलती है और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, इसे डैमेज भी करते हैं और इसे मतलब तोड़ भी देते हैं। उनको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है और ये खुद चीज़ क्या है। फिर सब दोस्त इतने एंजॉयमेंट करने के बाद बहुत थक जाते हैं और अपने अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। फिर सुबह होने लगती है और एक एक करके सबकी आँख खुलने लगती है और उसमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो कि टेबल पे सो रही थी। उसकी आँख खुलती है, उसकी तबीयत खराब होने और फिर वॉमिटिंग होने लगती है और बाकी सबको यही लगता है कि इसे रात की वजह से ये हो रहा है। लेकिन मार्शा वहाँ अंदर ही अंदर बहुत अजीब फील कर रही थी। वहाँ पर एक लड़की को सैंड के ऊपर एक बर्ड बैठी दिखाई देती है। बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होती है लेकिन सैंड उसको अपने अंदर लेने लगती है। इसे बहुत ही गहरा अंदर कोई दलदल हो और वो लड़की देखकर बहुत परेशान हो जाती है और तभी अपने दोस्त मार्शा को कहती है कि तुम सैंड के अंदर पाँव मत रखना। इससे पहले मार्शा अपने दोस्त की बात सुनती वो पाँव रख चुकी थी। फिर उसका पैर भी सैंड के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो अपना पाँव निकाल सके लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने हाथों को भी बहुत इस्तेमाल करती है कि वो अपना पाँव निकाल सके लेकिन उसके हाथ भी वैसे ही वहाँ पर फंस जाते हैं। वो बिल्कुल घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके फ्रेंड भी उसकी मदद को कैसे आते हैं, वो खुद सैंड में फंस जाते हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। वहीं पे बैठा एक मार्शा का दोस्त, वो वहाँ पर मार्शा की मदद करने जा रहा था कि उनके दोस्तों ने उन्हें मना कर दिया लेकिन उसने एक नहीं सुनी और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है और गिर जाता है और वो मुँह के बल गिरा था तो वो सैंड के साथ स्टिक हो जाता है और वो बहुत कोशिश करता है कि वो खुद को उठा ले लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसकी स्किन भी सैंड के साथ चिपक रही होती है और उसे काफ़ी सैंड ने जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो अपने दोस्त को ऊपर की तरफ खींच ले और बचा लें लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी उस लड़के का एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है लेकिन उस लड़के की ऐसी हालत नहीं थी कि वो रस्सी पकड़ पाता और बुरा ये होता है कि सैंड इसकी पूरी बॉडी अपने अंदर ले लेता है। सब इसको रात में जाते देखने के सिवा और कर भी कह सकते थे और वो लोग बहुत डर गए थे और प्लान करते हैं कि ये लोग यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ होता है उसका नाम जोना होता है। वो दोबारा से कोशिश करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर सके लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तभी हम वहाँ पर एक हेल्दी से आदमी को देखते हैं। वो ड्रम में होता है और वो मूव करने लगता है। उसके फ्रेंड्स उसे देखते हैं और कहते हैं प्लीज़ मूव नहीं करो, अगर तुम हिले और नीचे गिरे तो ये सैंड तुम्हें अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्योंकि उस आदमी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा होता है। वो सो रहा था और उसे दर्द होने लगता है और जब भी वो मूव करने लगता है तो वो लड़का बोलता है 2 घंटे तक हमारी कोई ना कोई हेल्प के लिए आ रहा है, हमने फ़ोन कर दिया है, तो अगर तुम इसी में स्टिल रहोगे तो वो हमें बचा लेंगे, प्लीज़ मेरी बात पर ध्यान दो। और वो आदमी मान जाता है जबकि ऐसी बात नहीं थी, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। ये सब बहुत परेशान थे। तभी मार्शा की दोस्त कहती है कल हम सब ने इसी बीच पे तो पार्टी करी थी, कल हमें ये सैंड क्यों कुछ नहीं कह रही थी और सब बाकी लोग कहाँ गए। फिर सब लोग गैस कर लेते हैं कि वो लोग भी रेत के अंदर जा चुके हैं। ये लोग इसलिए बचे रहे क्योंकि ये सैंड के ऊपर नहीं थे, ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों में थे या किसी ऊंची जगह पर थे। इतनी ही देर में वो हेल्दी आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे सनराइज स्टन कर रही है। और तभी उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है इसे लगा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। और सबकी नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जो इन्हें रात में मिली थी और इन सब ने उसे डैमेज किया था, जिसे इन्होंने तोड़कर या डैमेज कर बहुत बड़ी गलती करी थी। रात के अंधेरे में उस चीज़ का इतना पता नहीं चल रहा था लेकिन वो बड़ी सी चीज़ एक एक्ट था। अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और इसके अंदर जो भी चीज़ थी यकीनन वो बाहर आ चुकी थी। और ये भी हो सकता है कि उस अंडे में से क्रिएचर जो निकली थी वो सैंड के अंदर ही रहती हो और वही इन सबको सैंड के अंदर लेके जा रही हो। अब माशा की दोस्त कोई चीज़ फेंकती है सैंड के ऊपर और वो सैंड उसे अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि वो क्रिएचर इस सैंड के अंदर ही है। अब जोना कहता है कि हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसको गाड़ी के पास रखकर उस पर चलता हुआ टेबल की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। अब सक्सेसफुली वो इस पर चलता तो है लेकिन टेबल तक पहुंचता तो इसका बोर्ड स्लिप होने लगता है और पाँव भी।
और वो स्लिप होकर सैंड के बहुत करीब हो जाता है, जिसकी वजह से सैंड से कोई चीज निकलती है और उसके पेट के साथ टच होती है। लेकिन जोना बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और फटाफट टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। फिर यहाँ पर एक बैग रखा होता है, उसमें कुछ स्नैक थे और इसके अंदर एक बनाना भी मिलता है। लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे भी वॉमिटिंग होने लग जाती है। और जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे जख्म होते हैं, जो कि उसी चीज ने किए थे जो सैंड में से निकली थी। जब सारे फ्रेंड इसे देखते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन जोना कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, तुम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। फिर जोना उनकी तरफ ड्रिंक्स फेंकता है और सबको ड्रिंक्स देता है ताकि इनकी प्यास तो बुझ सके। और साथ ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और पेट में से खून आने लग जाता है। तो उसकी दोस्त बहुत उदास हो जाती है और रोने लग जाती है। और जोना उससे कहता है कि रो मत, हम सब तो स्ट्रॉन्ग है ना। और जोना वहीं पर लेट जाता है। तो वहीं पर एक गाड़ी में बैठी हुई लड़की कहती है कि हम सबके मोबाइल फोन्स गाड़ी के डिक्की में है, हमें कुछ ना कुछ करके इसे लेना होगा ताकि हम मदद तो मंगवा सके। लेकिन कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि बैठे बैठे गाड़ी की डिक्की नहीं खुल सकती थी। फिर ये लड़की कहती है कि मैं हिम्मत करूंगी और वो जाकर गाड़ी की डिक्की खोलती है, लेकिन नहीं खुल पाती। तो वो दूसरी तरफ जाती है। ब्लैक हेयर लड़की उसे कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ाती है कि वो उसे जोर से पकड़ ले और सैंड की तरफ ना गिर पाए। लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिक्की सही तरह से खोल नहीं पा रही होती है। तभी जोना की दोस्त इसे एक रॉक पकड़ाती है और कहती है कि इससे ट्राई करो। और यहाँ पर फाइनली गाड़ी की डिक्की वो खोल ही लेती है। लेकिन उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी बीच पेट्रोल सुपरवाइजर होता है। वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसी ध्यान में वो लड़की जो डिक्की खोल चुकी थी उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है और डिग्गी बंद हो जाती है। वो बहुत चिल्लाती है और उस सुपरवाइजर को सब बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर इन सबसे कहता है कि न्यू जनरेशन बिना ड्रग्स ले लेके पता नहीं कैसे काम करती है। लेकिन वो सब इन्हें बताते हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं। और वो अपनी गाड़ी इधर लेकर आता है। और जब वो अपनी गाड़ी से उतरने लगता है तो सब शोर मचाते हैं कि सैंड पे पाँव मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तो सबके सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है ये सब किसने किया। उसके बाद वो हेल्दी आदमी के पास जाता है और उसे ड्रम से निकालने की कोशिश करता है। उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था तो वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता और उससे कहता था कि मैं अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से ले जाएगी। फिर वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर जोना की दोस्त उसे बताने की कोशिश करती है और ये कहती है कि मेरी दोस्त की उंगलियाँ डिग्गी में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता है लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। तो जोना की दोस्त चिल्लाने लगती है और सुपरवाइजर उसके पास जाता है और कहता है तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो फिर वो लड़की उसे बताती है कि हम सैंड पर नहीं आ सकते, पहले ही हमारे 2 दोस्तों को सैंड ने अपने अंदर निगल लिया है। फिर सुपरवाइजर ने कहा कि मुझे इन गेम्स में मत डालो, अगर ऐसा ही होता मैं सैंड पे कैसे खड़ा हुआ। फिर अचानक से गन निकालते हुए उसकी कीज नीचे गिर जाती है। सब उसे रोकते हैं और मना करते हैं कि सैंड पे अपना हाथ मत रखिएगा, लेकिन वो नहीं सुनता। जब वो कीज उठाने के लिए उसका हाथ सैंड के साथ टच होता है तो उसके हाथ को भी अपने साथ स्ट्रेट कर लेती है। सुपरवाइजर अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है और वो सैंड पे करने लगता है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता और सैंड उसका आधा हाथ निकल लेती है। फिर सुपरवाइजर का हाथ कट जाता है जिससे बहुत खून आता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर जोना की तो दूर से ही पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद क्रेजर को हराने के लिए हमारी मदद कर सके। अब रही बात सुपरवाइजर की, तो बेचारा रेत में पूरी तरह से गिर जाता है और देखते ही देखते रेत उसे अंदर ले जाती है। और अब जोना की दोस्त अपने साथियों से ही बात करती है कि उन्हें समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था कि उसके जूते मजबूत थे, नीचे से टॉवल्स के जैसे, यानी फाइबर्स वाले। तो वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, उसे आप अपने पैरों में बांधकर यहाँ से निकल सकते हैं। जब वो ब्लैक हेयर लड़की इसकी तरफ टॉवल फेंकती है तो ये कैच करने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रेत में से रूट जैसी चीजें उसे पकड़ लेती हैं, जो कि वाकई ही उस क्रिएचर के टेंटिकल हो सकते हैं। वो इसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और इसका खून पीने लग जाते हैं। देखते ही देखते इसके साथ भी वैसे ही होता है जो बाकी साथियों के साथ हुआ था। सैंड इसे अपने अंदर ले जाती है। ये एक्सीडेंट इनके दोस्तों के लिए बहुत बुरा गुजरता है। ब्लैक हेड्स लड़की अपने कानों पे हाथ रख के रोने लगती है। तो जोना की दोस्त कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और उससे कहती है कि ग्रिल इसे यहाँ पर सीधी करके रखो।
और खुद एक और ग्रिल उतारकर वहाँ पर रखती है और कैबिन से सीधा गाड़ी की तरफ जंप लगाती है। और जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो ब्लैक हेयर लड़की को थप्पड़ लगाती है, क्योंकि ये सब उसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए। और ये दोनों मिलकर उस लड़की की फिंगर्स गाड़ी की डिक्की में से निकालने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। और फिर जूना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। फिर हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जो ड्रम में फंसे होने की वजह से बहुत बुरा फील कर रहा होता है और उसकी बॉडी जो फंसी हुई थी उसमें दर्द होने लगता है और उसमें से खून भी आने लग जाता है। और जब उसका खून ड्रम से नीचे गिरता है, सैंड में गिरता है, तो सैंड से कुछ आर्टिकल्स आने लग जाते हैं जिनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान है। अब वो तीनों लड़कियां ग्रिल को छोड़ते हुए कार से टेबल की तरफ का रास्ता बना देती हैं। ब्लैक हेयर लड़की अब जोना तक जाती है। जिस लड़की की फिंगर्स डिक्की में आती हैं वो जोना से कहती है कि पहले तुम जाओ क्योंकि मेरी फिंगर से खून निकल रहा है और ये सैंड पर गिर गया तो सैंड हम पे अटैक कर सकती है। और फिर जोना की दोस्त भी उस तक पहुंच ही जाती है। अब वो इंजर्ड फिंगर वाली लड़की इस ग्रिल पर चलने लगती है और आखिर में पहुंचकर उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड सैंड पे गिरता है जिसकी वजह से क्लेचर बाहर आने लगती है, जिसे देख के वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो वो बेचारी भी गिर जाती है और सैंड उसे अपने पूरे अंदर ले लेती है और फिर ये दोनों बहुत रोती हैं। दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और नीचे जा रहा होता है, जिसकी वजह से डेंटिकल्स और रूट उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ड्रम पर चढ़ रहे होते हैं। ब्लैक हेयर लड़की को देखते हैं वो अपने पाँव पे बहुत ज्यादा टॉवल्स बांधकर चलने लगती है और उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सुपरवाइजर की गाड़ी पे खड़ी होती है, जिसे देखकर वो हेल्दी आदमी भी बड़ा खुश होता है और इंजॉय करता है कि यहाँ से जल्दी निकल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो डेंटिकल्स नीचे से ड्रम को बिल्कुल खाली कर चुके हैं और अब वो डेंटिकल बिल्कुल बड़े हो चुके थे और उसकी पूरी बॉडी को स्टिक करके उसको अंदर ले जाते हैं, जिससे वो बेचारा भी मारा जाता है। अब ये क्रिएचर भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी क्योंकि इसने ज़्यादा लोगों को खा लिया था और इसके डेंटिकल्स ज़्यादा मजबूत हो गए थे, जिसकी वजह से वो गाड़ी के पास आकर और गाड़ी को हिलाते हैं और वो ब्लैक हेयर लड़की हिलते हुए गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है। उसका सर जब गाड़ी के सर टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। जूना की दोस्त अब अकेली बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब थी। रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेयर लड़की को होश आ जाता है तो वो वहाँ पर एयर बार टैप बिछाती है, जिससे जूना को लेकर वो गाड़ी तक पहुँच जाती है। जब उनके पीछे पीछे जूना की दोस्त भी आ रही होती है तो वो क्रिएचर अपने डेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। खतरनाक बात ये थी कि उस क्रिएचर के डेंटिकल्स अब ग्रो कर रहे थे और उसमें से ब्लू कलर की कोई लाइट निकल रही थी। लेकिन जूना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और गाड़ी के ऊपर आ जाती है कि उसके पास गैसोलीन का एक कैन पड़ा है, तो वो क्रिएचर उस कैन को पकड़ लेता है, उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। अब जूना की दोस्त टाइम वेस्ट न करते हुए दूसरा कैन उठाती है और वो गैसोलीन गाड़ी की चारों तरफ फेंकने लगती है। कुछ गैसोलीन भी क्रिएचर के ऊपर गिर जाती है और उसे आग लगा देती है और जिसकी वजह से वो क्रिएचर, उसके डेंटिकल्स और वो खुद तड़पने लगता है और गाड़ी के फौरन अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन क्रिएचर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही शायद जलने की वजह से उस मॉन्स्टर की ताकत कम हो जाती है और वो जलती रेत में खुद ही समा जाता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है तो ये तीनों डरे हुए और थके हुए होते हैं तो ये गाड़ी में ही सो जाते हैं। सुबह होती है तो कोई आदमी उनकी गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है। वो कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा था और जब जूना की दोस्त सैंड पर पाँव रखती है तो उसके पाँव स्ट्रेट नहीं होते और वो ब्लैक हेयर लड़की वाली भी बाहर निकल जाती है और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। क्रिएचर कल रात जलने की वजह से मर गया था और सैंड में अब सुकून था, कोई मूवमेंट नहीं थी। जूना की उस जख्मों की वजह से डेथ हो चुकी होती है, जो बहुत ही सैड मूवमेंट था। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें ये बात बहुत शौक लगती है कि वो क्रिएचर अभी भी मरा नहीं है, जिंदा है और किसी समंदर में है और उसका नेक्स्ट निशाना शहर है यानी सिटी है। अब ये मूवी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।